हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोज सेक्शंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर शेप फैक्टर और लोड फैक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइडियलाइज मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप क्या होता है? मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप जो होता है वो हम फ्लेक्सुरल फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, जैसे कि एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ई आई इंटू फाई। फाई हमारा क्या कर्वेचर है जो कि 1/r के प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे जैसे किसी भी बीम में लोडिंग के कारण मोमेंट डेवलप होता है, उस मोमेंट के कारण उसमें रोटेशंस या कर्वेचर क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग इसके प्रोपोर्शनल अपना कर्वेचर भी इंक्रीज करेगा, है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू एम पी अचीव करने के बाद अगर हल्का सा मोमेंट अचीव इंक्रीज करने के बाद कंटिन्यूअस कर्वेचर बढ़ता जाएगा, मतलब वहाँ पे ये प्लास्टिकली रोटेट करता जाएगा। और देन आफ्टर पर्टिकुलर एक ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होने के बाद उसको हम फेल मान लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे इनिशियली हम मोमेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इलास्टिक रोटेशंस क्रिएट होंगे, देन आफ्टर उसमें प्लास्टिक रोटेशंस क्रिएट होंगे, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होगी और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद वो रप्चर और फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा? प्लास्टिक हिल बनने के कारण, है ना। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन है बीम का, वो हमारा अगर फुल प्लास्टिक हिंज डेवलप होने के बाद फेल होता है, मतलब यहाँ तक फेल होता है, तो हम उस क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक क्रॉस सेक्शंस कहते हैं, है ना। और वो प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप करता है पर सफिशिएंट रोटेशंस नहीं आते हैं, उसमें ब्रिटलनेस है, डक्टिलिटी कम होने के कारण वो कहीं यहाँ पे फेल कर जाए तो उसको हम कॉम्पैक्ट सेक्शंस कहते हैं। जब वो सेक्शंस का एक्सट्रीम फाइबर जो होता है वो यील्ड को तो अचीव करता है ना, पर उसके इनर फाइबर जो होते हैं वो यील्ड नहीं करते हैं, तो हमें सेमी कॉम्प्लेक्स सेक्शंस कहते हैं। और अगर वो यील्ड होने से पहले ही, एक्सट्रीम फाइबर यील्ड होने से पहले ही कहीं फेल हो जाए तो हमें कौन सा? सिलेंडर सेक्शंस मिलता है। लोकल बकलिंग के कारण वो पहले ही फेल हो जाता है। इस तरह से बीम के क्रॉस सेक्शंस को क्लासीफाई किया गया है। जैसे इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं तो जैसे हमारी ये कोई बीम है, इस बीम पे पर्टिकुलर लोडिंग डब्ल्यू लग रही है, जिसके कारण हमारा जो क्रॉस सेक्शंस पे जो स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसेस बनेंगे वो क्या होंगे? एफ आएगा यहाँ पे कंप्रेशन में, और नीचे क्या रहेगा? टेंशन, है ना। अगर माना कि ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे समझ लेना। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली कम है तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। ओके, फिर फर्दर हम जैसे ही लोड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है कि हमारा मतलब वो लेटरली बकल कर रहा है कंप्रेशन जोन में। कंप्रेशन जोन में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण अगर क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उसमें नहीं है तो वो क्या करेगा? लेटरली ऐसे बकल कर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, इस तरह से आउट ऑफ प्लेन बकल कर जाएगा। बकल होने से इसमें सेकेंडरी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और सेकेंडरी स्ट्रेसेस के कारण यह यील्ड को अचीव करने से पहले ही फेल हो जाएगा। इस टाइप के सेक्शंस को क्या बोलेंगे? सिलेंडर सेक्शंस। जैसे यहाँ पे हमारी ये एम वाई मोमेंट है यानी यील्ड मोमेंट है, उससे पहले ही कहीं पे यहाँ पे ये लोकली बकल करने से फेल कर जाएगा। इस तरह से सेक्शंस जो बनते हैं उसको हम सिलेंडर सेक्शंस में कहते हैं। फिर अगर यह लोकली बकल नहीं करता है और इसमें अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इनफ है तो ये क्या करेगा? फर्दर लोड को बियर कर लेगा, और फर्दर लोड को बियर करने से ये अगर एम वाई यील्ड मोमेंट को एक्सट्रीम फाइबर अचीव कर लेता है और देन आफ्टर वो लोकली बकल कर जाता है, तो जो क्रॉस सेक्शंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस। ओके, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस में ये यील्ड मोमेंट को अचीव करने के बाद यहाँ पे बकल कर जाएगा। ओके, देन अगर यहाँ पे भी वो बकल नहीं करता है, उसमें और बियरिंग कैपेसिटी है, क्रॉस सेक्शंस के डायमेंशन इनफ है कि वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से प्रोवाइड कराती मिलती है, तो क्या है कि ये और लोड बियर कर सकता है। और लोड बियर करने से इसमें और ज़्यादा मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी। ज़्यादा मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी से क्या होगा कि इसके जो इनर फाइबर्स होते हैं इस क्रॉस सेक्शंस के, एक्सट्रीम नहीं, इनर फाइबर भी इसको यील्ड
यील्ड की वैल्यू को अचीव कर लेंगे। तो ये क्या होगा, फुल्ली यील्डेड क्रॉस सेक्शंस हो जाएगा। फुल्ली यील्डेड क्रॉस सेक्शंस होने के कारण अब इसमें कोई मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है और ये पुट हाई वैल्यू एमपी मतलब फुल हाई मोमेंट हाईएस्ट मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी या प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी को अक्वायर कर लेगा। इस टाइप के सेक्शंस को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेक्शंस। सॉरी ये गलत लिखा है, कॉम्पैक्ट सेक्शंस कहेंगे। ओके, देन इसमें अगर डक्टिलिटी नहीं है और ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो ये क्या है कि ज़्यादा रोटेशंस ना लेके प्लास्टिक फुली प्लास्टिक मोमेंट अक्वायर करने के बाद यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर इसमें ज़्यादा डक्टिलिटी होने के कारण क्या है कि ये क्रॉस सेक्शंस क्या है, फुली प्लास्टिक होने के साथ साथ क्या है कि ज़्यादा रोटेशंस भी लेगा। मतलब ये इनफ रोटेशंस अक्वायर करने के बाद यहाँ पे कहीं फेल होगा, है ना। तो प्लास्टिक सेक्शन जो होते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल हैं जैसे कि हम कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम प्लास्टिक सेक्शंस को यूज़ करते हैं। हमारे जो स्ट्रक्चरल स्टील के जो क्रॉस सेक्शंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉम्पैक्ट सेक्शंस के बनते हैं, जहाँ पे हमें मतलब इलास्टिक क्रॉस सेक्शंस को डिज़ाइन करना होता है। जैसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया तो वहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सेक्शंस को यूज़ करेंगे। और स्लेंडर सेक्शंस जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि हमें प्लेट गर्डर डिज़ाइन करना होता है। कहाँ पे, प्लेट गर्डर डिज़ाइन करने में हम स्लेंडर सेक्शंस को यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हमारे क्रॉस सेक्शंस की क्लासिफिकेशंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे अप्लाइड मोमेंट के कारण अलग अलग क्रॉस सेक्शंस अलग अलग मोमेंट रजिस्ट करने के बाद फेल करते हैं। प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन जब हमें इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में देते हैं जो प्लास्टिकली कोलैप्स करता है और इसमें इनफ डक्टिलिटी होने के कारण हाई रोटेशंस क्रिएट होते हैं। कॉम्पैक्ट सेक्शंस भी फुली यील्डेड होता है, इसमें प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप होती है पर इसमें डक्टिलिटी कम होने के कारण ये ज़्यादा रोटेशंस क्रिएट नहीं करता है। ओके, और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस जो होते हैं वो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप करते हैं पर एक्सट्रीम फाइबर जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस को अचीव कर लेता है ना। तो इस टाइप के सेक्शंस को कहाँ डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हमें इलास्टिक क्रॉस सेक्शंस को डिजाइन करना होता है। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, स्लेंडर सेक्शंस जहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर में एफ वाई यील्ड स्ट्रेस को भी अचीव करने से पहले ही वो लोकली बकल कर जाता है, तो वहाँ के सेक्शंस को क्या कहेंगे, स्लेंडर सेक्शंस कहते हैं। इस तरह के सेक्शंस की डिजाइन कहाँ पे आती है, जनरली प्लेट गर्डर्स में आती है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि शेप फैक्टर क्या होता है। शेप फैक्टर जो होता है वो प्लास्टिक मोमेंट और यील्ड मोमेंट का रेशो होता है, एम पी अपन एम वाई। एम पी को हम लिख सकते हैं एफ वाई इंटू जेड पी, मतलब यील्ड स्ट्रेस इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और एम वाई को लिख सकते हैं एफ वाई इंटू जेड ई। तो एफ वाई से तो एफ वाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा जेड पी अपन जेड ई। तो हम शेप फैक्टर को क्या कह सकते हैं, रेशो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, सिग्मा ए आई इंटू वाई बार। ठीक है ना। जैसे कि मतलब कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, है ना, जिसकी ये डायमेंशन क्या है, बी है, और ये क्या है, डेप्थ उसकी डी है ना। तो उसका जेड पी क्या हो जाएगा, बाय वन बार तो अपना हो जाएगा डी बाई फोर, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, डी बाई फोर। तो जेड पी आ जाएगा बी इंटू डी डिवाइड बाय फोर, इंटू वाई वन बार कितना हो जाएगा, डी बाई फोर, प्लस वाई टू बार कितना आ जाएगा, डी बाई फोर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जेड पी, और फिर जेड ई तो आ जाएगा आई बाय वाई से। वाई न्यूट्रल एक्सेस से एक्सट्रीम फाइबर की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12
इंटू पाई कितना आ जाएगा d/2। ओके, तो इन जेड भी आ जाएगा, इससे जेड ही आएगा, इन दोनों का जो रेशो होता है वो उसका क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस होता है, सॉरी शेप फैक्टर होता है। शेप फैक्टर क्या डिफाइन करता है कि इसमें एक्सट्रीम फाइबर यील्ड करने के बाद भी इसमें मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो ये इसकी रिजर्व स्ट्रेंथ होती है। इसकी रिजर्व स्ट्रेंथ कितनी है ये शेप फैक्टर शो करता है। माना कि जैसे कि जेड पी अपन जेड ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1.5 आ गई है ना, 1.5 सॉरी है ना, 1.5 आ गई, तो मतलब है कि इसमें 50% रिजर्व स्ट्रेंथ है, मतलब 50% लोड और ये एडिशनल बियर कर सकता है। प्लास्टिक होने के बाद इसमें कुछ डिफॉर्मेशन ज़्यादा रहेंगे पर ये लोड और भी बियर कर सकता है। तो ये जो हमें प्लास्टिक कैपेसिटी इसकी जो होती है वो पता चलती है। उसी तरह से लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर जो होता है वो रेशो होता है कोलैप्स लोड और वर्किंग लोड का। तो पी यू अपन पी डब्ल्यू कह सकते हैं। तो कोलैप्स लोड किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी से, और वर्किंग लोड जो होता है वो उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मूवमेंट आता है उसके करस्पॉन्डिंग होगा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो एफ आई इंटू जेड पी होगी, और वर्किंग लोड एफ इंटू जेड ही हो जाएगा। तो एफ आई अपन एफ को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जेड पी अपन जेड ई को बोलते हैं शेप फैक्टर। तो हम सीधा कह सकते हैं कि लोड फैक्टर अगर किसी भी सेक्शंस का निकालना होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, और दूसरा हमारा शेप फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे। तो इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे कि क्या मोमेंट अपर बाउंड थ्योरी क्या होती है, लोअर बाउंड थ्योरी क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक मेथड्स क्या है ना। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल के साथ प्लास्टिक एनालिसिस के यूनिट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।